साथ नरेंद्र सिंह। तो हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है, सियासत अपने चरम पर है और हरियाणा की सियासत के सबसे कद्दावर नेता या यूं कहें कि सियासत की सबसे अहम शख्सियत मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि क्या तैयारी है चुनावों को लेकर। बहुत स्वागत है हुड्डा साहब। धन्यवाद। कैसी तैयारी है हुड्डा साहब चुनावों को लेकर? हैट्रिक आप लगाने जा रहे हैं, ऐसा आपका दावा है। किस आधार पर, किन मुद्दों के आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं कि आप इस बार हैट्रिक लगाने चाहेंगे? तैयारी ठीक है और तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हर वर्ग कांग्रेस पार्टी से संतुष्ट है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, गरीब आदमी है, व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है। क्योंकि अलग अलग, चाहे महिलाएं हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, सबकी अलग अलग नीतियां बनाई हमने और सबको वो इस कार्यशैली से संतुष्ट हैं। और जैसे तो 10 साल के करीब सरकार हो गए, कई दफ़ा एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है, लेकिन ये जो हमारा 10 साल का पीरियड रहा तो हर वर्ग संतुष्ट है। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है तो कांग्रेस के। और वैसे भी आपने देखा आज के नतीजे आए, राजस्थान देखो, पहले उत्तराखंड देख लो, अब नतीजे जो है कांग्रेस के हित में आ रहे हैं। तो कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। नहीं, ये 15 तारीख वाला ये आपको उम्मीद थी कि यहीं कहीं होंगे इलेक्शन? ये जो डेट आई हैं, कुछ समीकरण इसी तरीके के कैलकुलेशंस थी? हाँ, ऐसे ही था। मगर दूसरे तीसरे हफ्ते में आएंगे इलेक्शन। पिछली बार भी शायद तीसरे हफ्ते में थे। तो हैट्रिक लगेगी इस बार? हाँ, तीसरा बार सरकार बनेगी। चलिए, हैट्रिक लगेगी, लेकिन आधार क्या रहेगा? यानी जनता के पास कौन से मुद्दे, किस चीज़ों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? क्या ऐसा है जो आपने 9 साल में किया और दिखाना चाहते हैं जनता को कि ये देखिए इससे बेहतर होगा? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जनता समझते हैं। जो हरियाणा ने पिछले 9 साल में विकास किया है, 14वें नंबर से नंबर 1 पर आया है। चाहे प्रति व्यक्ति आय हो वार्षिक, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश हो, चाहे प्रति व्यक्ति प्लान बजट का खर्चा हो, चाहे रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात हो। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2005 में जब हमने सत्ता संभाली तो प्लान बजट जो विकास के लिए खर्च होता है प्रदेश के, हरियाणा का कुल 2300 करोड़ था। क्योंकि आमदनी नहीं थी, और आमदनी थी कोई, हमने नया टैक्स नहीं लगाया इसमें, लेकिन उसका ठीक तरह से वो नहीं होता था। और तो अब के जो बजट दिया हमने, कहाँ 2300 करोड़ 9 साल के, 9.5 साल के बाद जो अब बजट पेश किया 9 साल के बाद, वो आज 32,700 करोड़ का प्लान बजट पेश किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इस वास्ते चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे कृषि का मामला हो, चाहे किसान की बुद्धि की बात हो, चाहे गरीब आदमी दलित है उनके बच्चों की पढ़ाई की बात हो, उनके स्कूल के लिए हो, तो हर वर्ग के लिए जो है हमने कदम उठाए हैं। जो जीवन स्तर आम आदमी का जो बेहतर हुआ करने का पूरा प्रयास किया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कांग्रेस तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हुड्डा साहब, आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात की। ज़रूर पॉलिटिक्स में ये एक टर्म होती है, आपने भी कहा कि कई बार आ जाती है, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी है। तो आपको क्या फ़र्क लगता है? यूपीए जो सरकार गई उसमें कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा फैक्टर था, वहाँ पर उसको काउंटर करना और हरियाणा में स्टेट लेवल पर उसको काउंटर करना, कहाँ पर आपको लगता है कि दोनों में एक सिमिलरिटी क्या है, डिससिमिलरिटी? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ और जो नतीजा आया, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस को जो उम्मीद से वो नतीजा नहीं आ सका। जब कारण जानने की कोशिश की तो एक ही कारण निकला कि उस समय लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर वोट नहीं दी, एक व्यक्ति विशेष के हित में वोट की। क्योंकि ऐसा दर्शाया गया, ऐसा माहौल पैदा हुआ देश में कि एक व्यक्ति विशेष के हाथ में जादू की छड़ी है, उनके आते सब चीज़ की समाधान हो जाएगा। क्योंकि महंगाई जो है एक मुख्य मुद्दा था, और महंगाई जो है मध्यवर्गीय लोग और गरीब आदमी के दिलों को छू रही थी, परेशानी में थे। तो ये दिखाया गया भाई, अगर वो उस व्यक्ति विशेष की सत्ता आ गई तो बिल्कुल जो है महंगाई कम हो जाएगी, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। डीजल, ये मुद्दे हरियाणा में भी तो होंगे जो आप महंगाई, डीजल नहीं मैं बता रहा हूँ, 40 रुपये ये था। और इसी वास्ते जो है लोकसभा के नतीजे आए। लेकिन 3 महीने में हुआ क्या? डीजल का भाव बढ़ा दिया, रेल का भाड़ा बढ़ा दिया, इसका मतलब बिजली का भी रेट बढ़े,
और गैस का बढ़ा के फैसला कर दिया, चीनी का भाव बढ़ा दिया, आलू का क्या भाव हो गया, टमाटर का क्या भाव हो गया, प्याज का क्या हो गया। जो महंगाई जिससे चिंतित होकर लोग उधर गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो महंगाई तो रुकी नहीं। अगर महंगाई रुकने की नीयत होती तो मैं भी कह देता, अगर जिस दिन उनकी सत्ता बनी, सत्ता परिवर्तन हुआ, वो जिस दिन भाव था आलू का, टमाटर का, प्याज का, उसी पर रोक देते तो शायद मैं भी समझता भी इनके नीयत जो है महंगाई रोकने की। नहीं, मैं जो सवाल कर रहा था, मेरा सवाल ये था कि एंटी इनकम्बेंसी, बाकी महंगाई आप जो फैक्टर गिना रहे हैं वो ठीक है, आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी जो सेंट्रल लेवल पे थी 10 साल की, वो यहाँ भी है, तो उसको काउंटर करने वही बात करें, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब उसमें मुख्य मुद्दा महंगाई का था और एक उम्मीद दिखाई दे रही थी लोगों को, लेकिन यहाँ मुद्दा दूसरे हैं और ये सदा अंतर होता है। जो लोकसभा में जब चुनाव होता है मुद्दे दूसरे होते हैं, विधानसभा के मुद्दे दूसरे होते हैं। और जैसे 1999 चुनाव हुए लोकसभा के, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 10 की 10 सीट हारी, लेकिन 3 महीने के बाद चुनाव हुए तो 22 जीते। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, अब लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद कितने उपचुनाव हो चुके, आज भी कितने उपचुनाव का नतीजा आया है। राजस्थान में 4 में से 3 सीट कांग्रेस जीती है, और आप उत्तर प्रदेश का देख लो, कहाँ भारतीय जनता पार्टी रह गई। जहाँ सारी की सारी सीट गुजरात में बीजेपी की आई हैं, वहाँ भी कांग्रेस की सीटें आई हैं, क्यों मुद्दे दूसरे होते हैं। जी, लोग, आपको लगता है कि डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि लोग इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो देखते हैं, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपना मुख्यमंत्री का जो है उम्मीदवार ही तय नहीं कर पा रहे हैं, कोई डिक्लेयर ही नहीं कर रहे, जबकि नीतिगत तौर पे ये पार्टी हर जगह, तो दिल्ली का चुनाव हुआ तो डॉक्टर हर्षवर्धन को कहा भी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, राजस्थान में विजय राजे सिंधिया को कहा कि ये मुख्यमंत्री होंगी, और इसमें मध्य प्रदेश में पहले ऐलान किया, छत्तीसगढ़ में पहले ऐलान किया, कहीं भी देखो आप, उत्तराखंड में भी ऐसे हर जगह इनका जो है, लेकिन हरियाणा में वो ये नहीं करे। मैंने कई बार कहा भाई अपना ये तो बताओ मुख्यमंत्री कौन होगा। देश के लोग जो है न, प्रदेश के लोग ये भी आज देखते हैं पार्टी के साथ साथ कि उनका नेता कौन होगा, उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी जानना चाहते हैं। कांग्रेस में इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? कांग्रेस पार्टी का तो 2005 में भी था, फिर 2009 में आपने फैसला हुआ, कांग्रेस पार्टी का तो ठीक है। ये है क्या मतलब, क्यों आला कमान को क्यों लगता है हमेशा आप पर विश्वास जताया गया, कई लोगों ने मुंह खोलने की कोशिश की या फिर आपका विरोध करने की कोशिश की, तो वो सरवाइव नहीं कर पाए शायद उस विरोध में तंत्र। 2005 में भी 10 में से 9 सीट जीती, 2009 में भी 10 में से 9 सीट जीती, और पहली दफ़ा कांग्रेस पार्टी की सरकार दूसरी बार बनी है किसी भी पार्टी की 72 के बाद दूसरी बार बनी है। पहले आपने देखा, आप शुरू से देखें कैसे कैसे रही, एक बार कोई सी पार्टी आती है, अगली बार साफ़ हो जाती है, फिर दूसरी पार्टी आती है, अगली बार साफ़ हो जाती है, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ 72 के बाद कांग्रेस ने दोबारा सरकार बनाई है। दावा विकास का है और हमेशा आपने यही बात कही है कि हरियाणा का जो विकास है उसमें हरियाणा ने हमेशा पहल की है और आगे बढ़ने की कोशिश की है, और आपका तो नारा भी है हरियाणा नंबर 1। लेकिन विकास के दावे को विपक्ष जो है वो खोखला बताता है, वो कहता है कि रोहतक विकास है तो रोहतक में है, इसके अलावा कहीं नहीं। वो लोग करते हैं जिनकी सोच संकीर्ण है। विकास पूरे हरियाणा का हुआ है। ओल्ड एज पेंशन मिलती है बुजुर्ग को 1000 रुपये और 1 नवंबर से 1500 रुपये मिलेगी, तो पूरे हरियाणा के बुजुर्गों को मिलेगी। गरीब बच्चों को या शेड्यूल कास्ट के बच्चों को वजीफ़ा मिलता है तो पूरे हरियाणा के बच्चों को मिलता है। तो इसी प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है तो पूरे हरियाणा की हुई है। ये संकीर्ण सोच की बात है कि उनको मालूम नहीं, केवल जो है सब जगह, अगर चंडीगढ़ से आप जयपुर जाना है, रेलवे लाइन नहीं बिछनी, आज तक तो बिछी नहीं, 66 से लेकर 2005 तक एक लाइन सिर्फ आई, क्या नाम, रोहतक से भिवानी तक की, चौधरी बंसीलाल जब रेल मिनिस्टर थे, नहीं तो यहाँ 1 इंच नहीं बिछी। लेकिन हमारे समय में ये नई रेल लाइन बिछी हैं, वो बिछी कौन सी है, जयपुर से चंडीगढ़ तक की। कैसे जाएंगे आप चंडीगढ़, जयपुर से चलोगे तो रेवाड़ी आओगे ना,
रिवाड़ी से कहाँ जाओगे? झज्जर जाओगे। झज्जर से कहाँ जाओगे? रोहतक जाओगे। रोहतक से कहाँ जाओगे? आगे गोहाना हो गया, पानीपत जाओगे। तो जब भी तो वहाँ चंडीगढ़ पहुँचोगे। अब बीच में रोहतक आता है, रिवाड़ी आता है, गोहाना आता है, पानीपत आता है, वो तो आपके भाई उनके लिए रेलवे लाइन है, उसके खाते में डालोगे। इसी प्रकार से 6 लेन अगर रोड बनती है, दिल्ली से आपको जाना है सिरसा और फिर पंजाब और फिर अगर पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाना है तो आप कैसे जाओगे? रोड से जाओगे ना। पहले यहाँ से भादरगढ़ जाओगे, भादरगढ़ के बाद सांपला आएगा, सांपला के बाद रोहतक आएगा, रोहतक के बाद हांसी आएगा, हिसार आएगा और फिर सिरसा आएगा। तो अब जहाँ से 6 लेन जा रही है आप उसी को कहना जो भाई ये तो केवल हिसार के विकास के लिए है या सिरसा के विकास के लिए है या रोहतक के विकास, नहीं, ये संकीर्ण सोच है आपकी। तो पूरे प्रदेश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। IMT एक रोहतक में लगा है, तो एक IMT मेवात में भी लगा है जो हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, एक IMT फरीदाबाद में भी लगा है, एक IMT खरखौदा में भी मंजूर किया है। रेलवे के कोच फैक्ट्री जो है वहाँ पे सोनीपत में भी आ रही है। इसी प्रकार से एक IMT हम अम्बाला में लगाना चाहते थे, वहाँ किसी कारण से नहीं लग सका, अब लगेगा, आगे आएगा। तो पूरे प्रदेश का जो है विकास हुआ है। यहाँ पर जो पुरानी सरकार में तो सिरसा जिला जो है वहाँ पे ROB तक की उनके समय में मंजूर हुआ। यूनिवर्सिटी और जो यूनिवर्सिटी हैं बनी हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं, पूरे हरियाणा में बने हैं। तो ये संकीर्ण सोच है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है तो बगैर मुद्दे के कोई मुद्दा बनाना चाहे तो लोग इस बात को समझते हैं। पूरे हरियाणा का विकास हुआ है, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति निवेश हो, चाहे प्रति व्यक्ति प्लान बजट का खर्चा हो, चाहे रिसोर्स मोबिलाइजेशन। जी, ये प्रति व्यक्ति आय की जो आप बात कर रहे हैं, हालांकि मैं उसको मोदी वेव कहूँ तो उसका जवाब आप पहले दे चुके हैं कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें दिख रहा है कि वेव कहाँ जा रही है। लेकिन एक गुजरात के मॉडल को सामने रखा जाता है और जब आंकड़ों में कंपैरिजन करें तो कई जगहों पर हरियाणा आगे खड़ा दिखाई देता है। लेकिन बावजूद उसके जब लोकसभा चुनाव हुए तो ये चीज़ें क्या जनता तक आप पहुँचा नहीं पाए? पार्टी लेवल पर या सरकार के स्तर पर ये चीज़ें क्या जनता को बता नहीं पाए, जिसकी वजह से जो आप बता रहे हैं कि उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं आए थे लोकसभा में? देखिए, मैंने बता चुका कि कोई नीतियों के आधार पर वोट नहीं। बाकी गुजरात है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहाँ कोई विकास होता है तो मेरी खुशी होती है। पंजाब में विकास हो, राजस्थान में हो, लेकिन आंकड़े तो हैं ही ना। अगर यहाँ हरियाणा में 1000 रुपये पेंशन मिलती है बुजुर्ग को और 60 साल से ऊपर जितने उनको 60% को मिलती है, तो गुजरात में तो 400 मिलती। एक व्यक्ति एक स्टेट का विकास मॉडल बताकर हुड्डा साहब वो PM के पद तक जा पहुंचता है, तो ऐसा है जी। हरियाणा में तो ये नहीं है, क्योंकि हरियाणा में 7 MP चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। और मैंने कई बार कहा है भाई, किसी भी MP से लोकसभा में या बाहर ये बयान दिलवा दो आग कि यहाँ गुजरात का मॉडल लागू किया जाए। उसका मतलब क्या होगा? जो 1000 पेंशन है वो घटा के 400 करेंगे, जो 60% को लोगों को मिल रही है उसको 10 करेंगे, जो 8 रुपये मतलब डीजल का, अकेले डीजल का अंतर है 8 रुपये प्रति लीटर, वहाँ ज़्यादा वो करेंगे। जो किसान को बिजली हम 10 पैसे यूनिट दे रहे हैं वो 10 गुना ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इस वास्ते कोई मतलब अब नहीं बोल पा रहे हैं, वो अलग बात है। गुजरात एक समुद्र के किनारे पे है, कहीं भी वहाँ भी विकास होता है, मेरे को खुशी होती है। लेकिन आंकड़े तो खुद बोलते हैं। पंजाब में ओल्ड एज पेंशन 250 रुपये मिलते हैं। हुड्डा साहब, आपका लंबा अनुभव है राजनीति में और हरियाणा की खैर राजनीति की तो आप नब्ज पकड़ सकते हैं। इस बार एक अलग चीज़ जो देखने को मिल रही है, चुनावों में बहुत सारी पार्टियां, छोटी छोटी कई सारी पार्टियां हैं और ये शायद हरियाणा पॉलिटिक्स में अलग होने जा रहा है। इसका क्या प्रभाव आप आने वाले चुनाव में और इस सियासत में देखते हैं? नहीं, मैं तो कांग्रेस का बहुमत आएगा। दूसरों को कौन सी पार्टी मिलती है, कभी कहते हैं गठबंधन, कभी कहते हैं महागठबंधन। ये ठगबंधन है या महागठबंधन है, महाठगबंधन है, ये तो लोग ही बता देंगे। ये कोई नीतियों के आधार पे नहीं है आधारित है, ये स्वार्थ के आधार पे है और लोग इस बात को समझते हैं। पिछली बार आपको इसी में दिक्कत आई थी, 40 से 54 आपने किए, लेकिन दिक्कत आई तो इस बार गठबंधन किसी पार्टी की तरफ या ऐसा? कांग्रेस पार्टी का बहुमत आएगा जी। कैसे, अगर मान लीजिए, हालांकि हाइपोथेटिकल चीजें हैं, अगर पिछली बार की तरह मामला फंस जाता है तो किसकी? फंसेगा नहीं, बहुमत आएगा। जी जी,
बहुमत आएगा और दावा वही विकास का है। एक चीज़ आपके बारे में बार बार कही जाती है और इस बात को ऑपोजिशन भी कई बार मानता है कि ऑपोजिशन जब तक मुद्दा उठाता है आप उस मुद्दे को सॉल्व करके जनता के बीच पहुंच जाते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इस इमेज को? नहीं, ऑपोजिशन तो सॉल्व होने के बाद उठाता है मुद्दा, लोगों में होता ही नहीं, उनके पास मुद्दे है ही नहीं कोई। इनकम्बेंसी से लेकर तमाम वो फैक्टर हमने डिस्कस हुड्डा साहब से किए कि हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, वो चुनावों में क्या रंग लाने वाली है, उसकी ओर इशारा हुड्डा साहब कर रहे हैं। हुड्डा साहब, एक बड़ा सवाल उठता है कि आपके बहुत सारे साथी चुनावों के दौरान, सियासत के दौरान, कुछ ऐसे भी जिनको कहा जाता है कि आपके पर्सनल दोस्त भी थे और लंबे समय से आपके साथ थे, वो सब छोड़कर चले गए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सियासत में जनाधार वाले नेता थे, कांग्रेस को इसका कोई फर्क पड़ेगा इस बार? देखिए, जो जिनने कांग्रेस छोड़ी है वो कौन से नेता हैं? वो तो ऐसे नेता जो खुद चुनाव हारे हुए हैं या जिनकी राजनीतिक भूमि खिसक चुकी थी, अपनी राजनीतिक भूमि की धरातल में तलाश में निकले हुए हैं, कहाँ मिलता है। लेकिन छोड़ने छाड़ने का तो अब तो आप भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो, उनका टिकट वितरण होते कितने उनके छोड़ के भाग रहे हैं। इन्हें से पूछो, सब वहाँ से उनको छोड़ के भाग रहे हैं। बाकी ये चुनाव से पहले कुछ होता है, 2009 का चुनाव हुआ, उस समय भी उससे कुछ दिन पहले जो उस समय के दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, अपने आप को मानते थे, 11 साल मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजन लाल, वो भी कांग्रेस को छोड़ गए थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस की दूसरी बार सरकार बनी। अभी छोड़ के गए हैं जिनका आधार जो स्वयं हार चुके हैं, वो दूसरी जगह किसको जाके हराएंगे, जिताएंगे, ये आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। और लेकिन नतीजा क्या होगा? तीसरी बार फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जी हुड्डा साहब, अब जो हारे हुए हैं वो तो एक अलग बात है, कुछ आपके करीबी भी कहे जाते थे कि सत्ता में आपके करीबी हैं, राजनीति में आपके पुराने साथी हैं, वो भी छोड़कर चले गए। सियासी तौर पर ना सही, कभी पर्सनल लॉस लगता है इस तरीके से कि कोई साथी, कोई दोस्त साथ छोड़ जाए? देखो, दोस्त तो दोस्त ही रहता है, साथ को छोड़ गए आप छोड़ते हो, राजनीति की अलग चीज़ है, दोस्ती यहाँ अलग चीज़ है। लेकिन जिसने भी छोड़ी है अपने स्वार्थ में छोड़ी है। वैसे आप इसको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आपके सियासी जीवन में? या थर्ड टाइम आप मुख्यमंत्री अगर बनते हैं या उसकी लड़ाई जो लड़ रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखो, चैलेंज तो हर चुनाव होता है, चुनौती हर चुनाव होता है, ये भी चुनौती है। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि हम तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। जी हुड्डा साहब, एक बड़ी बात, जब आपने सत्ता संभाली थी तो हरियाणा ज़्यादातर अपने अक्खड़पने के लिए जाना जाता था, जो देश में इमेज थी, इस तरीके की इमेज थी। लेकिन उसके बाद पिछले 10 सालों में स्पोर्ट्समैन सामने आए, आपने उनके लिए अलग अलग प्राइजेज, अलग अलग एप्रिसिएशन आपकी तरफ से मिले। उस लिहाज से आप, क्योंकि आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उस और भी ले जाना चाहूँगा, उसको आप कैसे देखते हैं? आपने स्पोर्ट्समैन को बहुत उत्साह दिया और बड़े बड़े नाम, अभी ओलंपिक मेडल हो, कॉमनवेल्थ हो, हर जगह हरियाणा का नाम। अब ये कहा जाए कि स्पोर्ट्स में अगर हरियाणा है तो नंबर 1 है। देखिए, मैं तो कहा कि विकास का खाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे शिक्षा का मैदान हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे और कोई चाहे शहरी विकास का मामला हो, चाहे ग्रामीण विकास का हो, चाहे जीवन, आम आदमी का जीवन स्तर ऊपर उठाने की बात हो, तो हरियाणा हर चीज़ में नंबर 1 है। खेलों में आपने देखा, हमारी खेल नीति लेके आए हम कि आप पदक लाओ, पद पाओ। उसके अलावा करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों रुपया हम इनके खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और आपने कॉमनवेल्थ देखा यहाँ पर दिल्ली में जो हुआ था, देश को कुल जो है 38 गोल्ड मेडल मिले थे पूरे देश को, उसमें से 22 गोल्ड मेडल जो है हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। इसी प्रकार से ओलंपिक्स में 6 में से 4, अब कॉमनवेल्थ हुआ ग्लासगो में, 64 मेडल मिले कुल देश को, और उसमें से 22 मेडल जो हैं वो हरियाणा के खिलाड़ियों के हैं। खाली ये तो हम 2% पॉपुलेशन है, छोटा सा प्रदेश है। आप जितने कॉमनवेल्थ में देशों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, जितने पड़ोसी देश है, उन सारे देशों से ज़्यादा अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों को मिला है। इसके लिए आपको मुबारकबाद। मैं ज़रूर कहूँगा कि जो आपने पहल की है उसकी तरफ अब बाकी राज्य भी देखने लगे हैं। लेकिन इसी प्रकार से शिक्षा में भी, चाहे वो IAS का कंपटीशन, उसमें बहुत अच्छे बच्चों को मिला, उनको प्रोत्साहन देते हैं हम। कोई NDA में सिलेक्ट होता है उसको प्रोत्साहन करते हैं। अभी मैं 160 बच्चों को करके आया, प्रोत्साहित करके आया। तो ये हर उसको देखते हैं।
चाहे वो शिक्षा का मैदान, शिक्षा है, चाहे खेल का मैदान है, चाहे और विकास का हो, तो हरियाणा ने पिछले 9 साल में तेज़ी से आगे विकास किया है। हुड्डा साहब, ये एक सरकार की तौर पर नीतिगत ये एक फैसला हो सकता है कि प्रोत्साहन देना इस तरीके से खेल और खिलाड़ियों को, लेकिन आपके बारे में हमने सुना है कि आप खुद बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, आपकी कई बार तस्वीरें हमने देखी। एक मुख्यमंत्री हुड्डा का और एक पर्सनल स्पोर्ट्समैन के तौर पर खिलाड़ी हुड्डा का इसमें कितना योगदान है? नहीं, वो तो है, मैं जानता हूँ कि खिलाड़ी को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, कि मेरे को खुद प्रोत्साहन मिलता रहा। मैं खैर बैडमिंटन भी खेलता हूँ, लेकिन बेसिकली मैं लॉन टेनिस का प्लेयर हूँ, लॉन टेनिस भी खेलता रहा हूँ। तो खिलाड़ी को जब तक प्रोत्साहन दोगे, तीन बात होती हैं इसमें खिलाड़ी के लिए। एक तो ये होता है कि खिलाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। अब गांव में बड़े बड़े स्टेडियम बनाए हमने, शहर में बनाए। आप गांव में जाके देखो, बच्चे सवेरे दौड़ लगाते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं। फिर स्पेड टेस्ट हो, टैलेंट हंट जिसको कहते हैं, तो 8 साल के बच्चे का हम शुरू करते हैं स्पेड टेस्ट, 8 से 19 साल के बच्चे तक। तो टॉप के उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। 8 से जो 15 साल के बच्चे को 1,500 रुपया महीना, 15 से 19 साल के बच्चे को 2,000 रुपया महीना देते हैं। शर्त एक ही लगाते हैं कि 22 दिन में ग्राउंड में आना चाहिए। फिर उनका भविष्य सुरक्षित हो, मतलब जो भी लाएगा, जो अपना पदक लाएगा, उसको पद मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो प्रोत्साहन करते हैं। खेल नीति बना रखी है हमने, तो लोगों को बड़ा इसको वो होता है, बल मिलता है। और जो हमारी प्रतिभाएं जो बहुत सारी हैं, जो गांव में छुपी रह जाती हैं, वो हमने बड़े बड़े गांव में सब में स्टेडियम बना रखे हैं, ताकि वहाँ की प्रतिभाएं को भी लाके मौका मिले। और जब भी तो देश आगे तरक्की करता है। एक माहौल पूरे प्रदेश में बनाया जाता है, स्पेड टेस्ट लिया जाता है, उसमें 20 लाख बच्चे के करीब जो है पार्टिसिपेट करते हैं। हुड्डा साहब, मैं वापस राजनीति पर आता हूँ। ये जब इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा इलेक्शन हुए और अब ये विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़रूर इंट्रोस्पेक्ट किया गया होगा आपने भी, आपके पार्टी स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी, कहाँ पर कमियाँ छूट गई थी? कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको इन दिनों के अंदर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, कर लिया हो, उस पर काम चल रहा हो? कुछ एरियाज़ स्टेट के जो आप लगता हो कि यहाँ पर हम कमज़ोर पड़ रहे थे, यहाँ पर हम वापस जनता तक अपना संदेश पहुँचाएंगे? देखिए, यूपीए सरकार की अचीवमेंट बहुत थी। कोई छोटा काम मनरेगा का जो लिया, रोज़गार सबको देने का काम, और आपका फूड्स। अब हरियाणा में 2.5 करोड़ जनसंख्या है हमारी, उसमें से 1 करोड़ 26 लाख को जो है वो 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल मिलता है। कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक महंगाई जो थी वो ऐसी हुई, और एक माहौल देश में बनाया गया कि भाई एक व्यक्ति विशेष के हाथ में जादू की छड़ी है। उस माहौल की वजह से, कोई नीतियों के आधार पर नहीं। और नीतियाँ देखते तो हर आदमी जानता है कि गरीब आदमी है, मध्यवर्गीय लोग है, किसान है, इनके हित की कभी भी भारतीय जनता पार्टी नीतिगत तौर पे इनके हित की हो ही नहीं सकती है। ये तो धन्नाडों की पार्टी है। लेकिन मैंने जैसे बताया, उस टाइम एक माहौल बना और वो गए। अब जो है लोग इस बात को समझते हैं, कांग्रेस ही गरीब आदमी के साथ खड़ी है, मेहनत कश के साथ खड़ी है, छोटे दुकानदार के साथ खड़ी है, और छोटे व्यापारी के साथ खड़ी है। कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है, मेहनत कश लोगों के साथ तो कांग्रेस है। जी, तो इतना वक्त काफ़ी था ये सारी चीज़ें अब पुल बैक करने के लिए, या ये संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए 4-5 महीने का वक्त जो देखा ना, वो तो वक्त तो 3-4 महीने कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन 3-4 महीने में जो फैसले हुए, तो पूत के पाँव तो पालने में पहचाने जाते हैं। तो किस और सरकार ये ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी, लोग समझ गए। और इसी का नतीजा बाई इलेक्शंस में जो नतीजा आपके सामने ही आ रहा है। 9 साल आपने सत्ता संभाली, और अब अगर आपको फिर से मौका मिलता है, कोई ऐसा सपना जो हरियाणा के लिए देख रखा हो कि ये 9 साल में पूरा नहीं हुआ, अब हम इसको अगर मौका देती है जनता तो पूरा करेंगे? देखो, अब तो मेरा एक ही सपना है कि हर जवान को उसको रोज़गार मिले, और उसके लिए हमने प्रयास किया है। अब जैसे IMT लगाए हैं, अब अगले 2-4 साल में जब ये आएंगे तो कोई फैक्ट्री में लगेगा बच्चा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई सरकारी उसमें आएगा, तब ताकि सबको रोज़गार मिल सके और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। जी, तो उसके लिए हमारा लक्ष्य रहेगा, और उसी के लिए हम आगे
कोई ऐसा प्लान जो आप जनता के बीच रखना प्लान तो बना ही हुआ है ना, IMT लग रहे हैं, जमीन एक्वायर हो गई, सब काम चालू हो गए, 2 साल में 3 साल में IMT लग जाएंगे, जगह जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी, यानी बुनियाद रख दी गई है। हाँ, बुनियाद रख दी गई है। अब आगे समय आएगा, शिक्षा का हब बनेगा, फिर शिक्षित होंगे, उस स्तर के लोग शिक्षित होंगे, और हरियाणा जो जिस तरह गुड़गांव तरक्की की है, इस प्रकार के से और भी गुड़गांव की तरह शहर बनेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले। और एक जाते जाते आखिरी सवाल कि कोई 3 बार मुख्यमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंच जाता है, तो हरियाणा इस बात को लेकर गर्व महसूस कर सकता है कि अगर हुड्डा साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो आने वाले समय में दिल्ली में भी सत्ता संभालेंगे? नहीं, मैं तो हरियाणा के लोगों की सेवा करने में इच्छुक हूँ। प्रधानमंत्री पद की कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं है? नहीं, आशा निराशा की बात नहीं है। हालांकि कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। मैं यहीं हरियाणा की सेवा में करूँ, जो मेरे लक्ष्य पूरे हो जाए, यही हमारा सपना पूरा हो जाए, उसी में संतुष्ट हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनावों के लिए। तो हुड्डा साहब को आपने सुना, मुख्यमंत्री हुड्डा को सुना, पूरे तरीके से तैयार, और कहना यह है कि हैट्रिक लगाने जा रही है इस बार कांग्रेस। मुद्दा जो है वो विकास का है, दावा जो है विकास का है, बाकी फैसला जनता के हाथ में। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।